अस्सलाम वालेकुम। आपको आज के प्रोग्राम में खुशामदीद। कुरम एजेंसी की सूरत हाल को कंट्रोल करने के लिए वफाकी और सूबाई हुकूमतें आज मिलकर बैठी। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर से पेशावर में मुलाकात की। इन दोनों ने मुश्तरका तौर पर खैबर पख्तूनख्वा की एपेक्स कमेटी के इजलास की सदारत भी की। इजलास में फैसला किया गया कि इलाके में बंकर्स और असलहे के खात्मे तक जो है वो अमन मुमकिन नहीं है इनके बगैर। कुरम में अद्वियात और दीगर अशिया भी बर वक्त फराहम की जाएंगी और इजलास में ग्रैंड जरगे के इकदाम का जायजा भी लिया गया और निगरान कमेटी को इकदाम तेज करने की हिदायत की गई। तमाम दूसरी जानिब पाराचनार में गुज़िश्ता एक महीने से रास्तों की बंदिश के खिलाफ बतौर एहतजाज तमाम सरकारी और निजी तालीमी इदारे आज दोबारा बंद कर दिए गए। तालीमी इदारों के सरबराहान का यह कहना था कि मरकजी शाहराह को खोलने और महफूज बनाने तक तालीमी इदारे बंद रहेंगे। रास्तों की बंदिश से जिंदगी का हर शोबा मुतासर हो गया है। दूसरी जानिब डिप्टी कमिश्नर पाराचनार का यह कहना था कि क़याम अमन के लिए कोहाट में जारी ग्रैंड जरगे में हतमी फैसला भी मुतवक्के है, जबकि गुज़िश्ता रोज कोहाट में होने वाले ग्रैंड अमन जरगे में डेडलॉक बरकरार रहा था। जरगे में मुसलसल डेडलॉक और किसी मुतफिका फैसले पर ना पहुंचने के बायस पाराचनार की जो मरकजी शाहराह है उस समेत आमद रफ्त के तमाम रास्ते 72 रोज से बंद है। जिला कुरम में कबाइल के दरमियान होने वाले तसादुम में 150 से ज्यादा अफराद जाँ बहक हो चुके हैं और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वहां इलाके में अशाए खुर्दनोश, अद्वियात और ईंधन समेत मुख्तलिफ चीजों का जखीरा भी खत्म हो चुका है। बहरहाल देखिए अब इस मसले का कुछ हल निकलता है या नहीं। लेकिन दूसरी तरफ हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के माबैन मुज़ाकरात के मामले पर भी कोई ठोस पेशरफ्त सामने नहीं आ सकी। काफी दिन हो गए इस बहस को, क्या ये मुज़ाकरात जारी शुरू होंगे या नहीं होंगे, और इस हवाले से कोई सूरत हाल वाज़ेह नहीं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से इल्जाम लगाया जाता है कि हुकूमत मुज़ाकरात में संजीदगी नहीं दिखा रही, जबकि हुकूमत का मौक़िफ़ है कि पीटीआई की जानिब से जो बयानात दिए गए और जो सिविल नाफरमानी का ऐलान है ये मुज़ाकराती अमल को मुतासर कर रहा है। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक ने कहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुज़ाकरात के लिए दरवाजे खुले हैं और उनकी मिन्नत करने के लिए भी तैयार है, जबकि बानी पीटीआई इमरान खान ने यह कहा है कि अगर इतवार तक उनके जो जायज मुतालबात है, जिन दो मुतालबात का उन्होंने जिक्र किया है, अगर वो पूरे ना हुए तो सिविल नाफरमानी तहरीक के पहले मरहले यानी तरसीलात ज़र के बाइकआउट का आगाज कर दिया जाएगा। अब ये जो मुज़ाकरात का मामला है इसको हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दोनों किस तरह से देख रहे हैं और फिर क्या इनका कोई अभी इम्कान है या नहीं, और क्या फिर अगर ये शुरू नहीं होते तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सिविल नाफरमानी की कॉल जो है वो उसके साथ जाएगी। शेख वकास अकरम साहब इस वक्त मेरे साथ मौजूद है, मर्क सेक्रेटरी इतलात है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनसे इस हवाले से बात करते हैं। शेख साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। शेख साहब मुज़ाकरात की बात तो अब चले काफी दिन हो गए, काफी उस पर बहस भी हुई है, लेकिन स्पीकर कौमी असम्बली वो अब दरमियान में आए हैं और वो खासी कोशिश कर रहे हैं। तो जो स्पीकर जिन कोशिशों को लीड कर रहे हैं, क्या आपको उसके कुछ प्रोस्पेक्ट्स नजर आते हैं? आपको लगता है कि ये मामला जो है वो किसी किनारे लग सकता है? देखिए सर, खान साहब ने तो कल भी बड़ा वाज़ेह तौर पे कह दिया है कि हमने मुज़ाकराती कमेटी बनाई और जिसका तमस्खुर उड़ाया गया, और बड़ा वाज़ेह तौर पे कहा कि जो है कि हम तो किसी के उस पे कनपट्टी पे जो है वो नहीं रख रहे कोई प्रस्ताव, मगर आपने जिस तरीके से मुज़ाकराती कमेटी की फॉर्मेशन का तमस्खुर उड़ाया, जो लहजा वज़रा ने इस्तेमाल किया और जिस किस्म के बयानात सामने आए, तो उससे तो बड़ा वाज़ेह था कि ये नहीं चाहते कि कोई भी इस किस्म की चीज जिससे जो मौजूदा हालात है इसमें जो शिद्दत है वो थम सके, तो ये करना ही नहीं चाहते हैं। तो बेशक एक्सपोज हो गए वो लोग जो है पिछले 1.5-2 साल से कह रहे हैं कि आप मुज़ाकरात करें, दे आर द वन हु आर ट्राइंग टू सबोटाज इट एक्चुअली। तो मैं ये समझता हूं कि जो स्पीकर का ऑफिस है वो कस्टोडियन ऑफ द हाउस है, ठीक है, उन्होंने अपने आप को पेश भी किया है, मगर खान साहब का पार्टी का मौक़िफ़ बड़ा वाज़ेह है कि हमने एक कमेटी बनानी थी, हमने बना दी है। इफ कंसर्न पीपल वांट टू टॉक, ये जो हमारे इश्यूज हैं इन पे, तो वो इन लोगों से बात कर लें, हम के दरवाजे पे जाके नहीं बैठेंगे। ये बड़ी क्लैरिटी है, बंता भी नहीं है भाई। आप जो देखे ना कि शहीद हुए हैं, नुकसान हमारा हुआ है, कताल हमारा हुआ है, हम असी जाके किसी ने मुंह पे बैठ जाइए
ये कोई मतलब है, कोई तरीकेकार है? लेकिन आप लोगों का शेख साहब ये कहना था कि कोई संजीदा कोशिश नजर नहीं आती, तो अगर स्पीकर अब दरमियान में पड़ते हैं, इस मामले को कहीं आगे लेकर जाने की कोशिश करते हैं, तो आपको लगता है ये कोई संजीदा कोशिश है या नहीं? देखिए, स्पीकर सेड के माय ऑफिस जो है ना, उन्होंने कहा मेरा दफ्तर हाजिर है स्पीकर का। मैं ये समझता हूँ कि ये संजीदा कोशिश नहीं है। संजीदा कोशिश यही होती कि जो भी मुतलका लोग हैं और स्पीकर जो ये चाहते हैं, स्पीकर स्पेसिफाई करना चाहता है, वो जाती महफिलों में ये बात करते हैं, और एक और भी लोग हैं तो वो आके हमारी कमेटी से बात करें। ये आपका तो ऑफिस उस वक्त भी हाजिर था जिस वक्त वहां से उठा लिया गया था, असेंबली में से अगवा कर लिया गया था। आपका ऑफिस तो उस वक्त भी हाजिर रहता है। स्पीकर अच्छे आदमी है, ठंडे आदमी है, उनकी अपनी वो है, कंस्ट्रेंट्स है। उस वक्त भी हाजिर था जिस वक्त हमारे एमएनए से घर गिराए जा रहे हैं, घरों में तोड़ फोड़ की जा रही है। दफ्तर पे हमेशा दूर है, और जो आपके राइट्स हैं, कस्टोडियन ऑफ द हाउस उसको प्रोटेक्ट का जो आपका इख्तियार है, तो वो भी इस्तेमाल नहीं कर सके प्रॉपरली। तो हम उम्मीद रखते हैं कि इन्होंने अपना ऑफिस पेश किया है, ये मतलब है उनकी मेहरबानी है कि वो चाहते हैं कि ये चीजें जो है रिजॉल्व हो, बट उसके लिए ऑफिस हाजिर करने से थोड़ा सा आगे जाना पड़ेगा। We'll have to talk to the negotiation committee. ठीक है। और ये जो आपकी डेडलाइन है मुतालबात की मंजूरी के लिए, और फिर 190 मिलियन पाउंड केस का मामला है, क्या ये दोनों का कोई कनेक्शन है? ये दोनों चीजें रिलेटेड हैं या नहीं? नहीं सर, कोई नहीं, कोई मामला नहीं, कोई रिलेटेड नहीं है। और ये सजाओं का ताल्लुक इस मुल्क में है ना, वो इससे नहीं होता। आप देखेंगे वो इतने फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ਜਿਹੜੇ पाकिस्तान नहीं भी आए सन, गैर मौजूदगी भी सजावां खत्म हो जाती है। पता है ना आपको मैं क्या कह रहा हूँ? तो क्या मकसद ये है कि ये इसका उस चीज से कोई ताल्लुक नहीं है। वो ऑलरेडी जो है बना चुके थे मुज़ाकराती कमेटी, वो ऑलरेडी बना चुके थे, ऐलान कर चुके थे सिविल नाफरमानी के हवाले से। तब तक तो ये हेयरिंग भी नहीं हुई थी जिसमें ये तय हुआ कि मंडे को फैसला होगा, तब तो ये हेयरिंग भी नहीं हुई थी। सो मैं नहीं समझता कि इसका कोई ताल्लुक है। लोग इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश कर रहे हैं। जी जी। अच्छा, कुछ मीडिया रिपोर्ट्स ये आई कि अगर हुकूमत सिर्फ कमेटी का ही ऐलान कर दे तो ये मामला, इस पर पीटीआई लचक दिखा सकती है, ये जो कॉल है ये आगे चली जाएगी। कितनी की गुंजाइश है इस वक्त आपको लगता है इस मामले के ऊपर? अगर देखें ना सर, पहली बात तो ये कॉल इमरान खान ने दी है, कॉल इमरान खान साहब ही वापस ले सकते हैं। हमारे कायद के बगैर कोई भी आदमी जिम्मेदार जो बात बैठा है वो कॉल वापस नहीं ले सकता। हाँ, अगर इस किस्म की जीदगी नजर आती है जिसका आपने जिक्र किया, तो उस पर खान साहब से लोग बात कर सकते हैं और चीजें आगे भी जा सकती हैं, मगर फैसला इमरान खान साहब ही करेंगे। देखें ना, आगे आपने सुना उस दिन बाहर लोगों ने बताया जेल से आके कि खान साहब को जिन लोगों ने कहा कि जी अभी इसको थोड़ा सा आगे करना है, तो खान साहब ने उनकी रिक्वेस्ट पे चीजें संडे तक करनी थी ना, याद करें आप। तो अगर संजीदगी को ऐसी नजर आती है तो जो जेल जाते हैं, हमारी तो एक्सेस आजकल बंद की गई है, जो जाते हैं दे विल टॉक टू हिम एंड इफ ही फील्स फिट और ही फील्स कि एप्रोप्रिएट है कि इसको आगे करना है, तो ही डू इट। वो तो उनका फैसला है, वो हमारा फैसला नहीं, उनका फैसला। अब लेकिन पार्टी के पास शेख साहब कुछ ऑल्टरनेटिव्स की भी शायद बात हुई हो, बहस हुई हो, जिस तरह से ये जो जुडिशियल कमीशन वाला मुतालबा है, तो उस पर एक मुतबादिल तजवीज ये भी है कि जुडिशियल कमीशन की बजाय पार्लिमानी कमीशन आप बना दें और वो इन मामलात को जो है वो देखे। पार्टी के पास इतनी गुंजाइश आपको नजर आती है जी इन मुतालबात? ये तजवीजें दोस्तों की होंगी जरूर, मगर पार्टी की ये न तजवीज है, पार्टी की डिमांड है, पार्टी के कायद की और पार्टी की पहले दिन से एक ही डिमांड है, हाई पावर्ड जुडिशियल कमीशन, एंड दैट्स अबाउट इट। अच्छा, और ये कौमी हुकूमत वाला मामला शेख साहब, ये भी आपको लगता है मामले का कोई हल निकाल सकता है? नहीं सर, ये तो हमें शोशा चंद लोग जो है टीवी से बैठ के प्रोपेगेंडे देता है, शोशा छोड़ रहे हैं। कौमी हुकूमत क्या होती है भाई? वोट लोगों ने इमरान खान को दिए हैं, वोट सारा इमरान खान को पड़ा है, स्टोलन मैंडेट इमरान खान का है कि हुण तुसी किसे एक जो चाचू ਨੂੰ ਬਣਾ ਲੋਗੇ वजीर आजम, तो फिर 4 वजीर पीटीआई हो जाएंगे, 4 वजीर हो जाएंगे नून लीग के, 4 पीपल्स पार्टी की खाला जी का वाड़ा है। ये मुल्क जो है वो तमाशा बनाई खड़े सकता।
जिसको लोगों ने वोट दिए हैं उन्होंने असी बैठ नहीं देना, बाकी असी पासी के पुत्र मैं सारे रूल करांगे और वजीर हो जाएगा, मैं छोटा वजीर बन जाऊंगा, मैं बड़ा वजीर बन जाऊंगा। एक ही गल है। हमने हमेशा तो पार्टी इमरान खान साहब ने ये डिमांड की है कि हमारा स्टोलर मैंडेट हमें वापस चाहिए। नेवर सेड कि, और ना वहां पे वो इस शोशे को जो है इनकरेज करते हैं, और इस किस्म की कोई बात नहीं हुई। हम बिल्कुल इसको रद्द मैं करते हैं। आपसे इसीलिए पूछ रहा हूं कि पार्टी में आप सेक्रेटरी इतलात हैं मरकजी, तो इसलिए पार्टी बिल्कुल भी इस तजवीज को रद्द करती है, कौमी हुकूमत की तजवीज को। बिल्कुल सर, हम इसके ऊपर ऑलरेडी स्टेटमेंट दे चुके हैं। ठीक। अच्छा, और दूसरी शेख बात है साहब, कि एक ऐसी चीज है जो खान साहब के पास मतलब है उसका कोई वो ही नहीं है। अगर इस पे कोई पॉलिसी होती तो वो इमरान खान साहब देते। अब तो लोग, आपको पता है कि हियरिंग शुरू हो गई है, बहुत से गैर मुतलका लोग जाके उनको मिलते भी हैं वहां पे, तो कोई इस किस्म की बात नहीं आई ना। ना मुज़ाकराती कमेटी के हवाले से, ना इस हवाले से कोई ऐसी बात नहीं। ठीक। और शेख साहब, ये जो आपके दो मुतालिबात हैं, अब इसमें इंतखाबात के जो आपने ऑडिट कह लें या तहकीकात कह लें, उसका मुतालबा शामिल नहीं है हुकूमत के साथ बातचीत में, तो क्या ये आगे जाकर जो है वो शामिल होगा, या आप कहते हैं कि ये दो चीजें ज्यादा जरूरी हैं, ये जो तहकीकात हैं ये दो चीजें भाई ये ज्यादा जरूरी है। हम चाहते हैं कि जुडिशल कमीशन जो है उसकी तहकीकात हो, सच लोगों के सामने आए, लोगों को पता चले हकायक क्या है, उसमें कसूरवार कौन है, क्या हुआ, कैसे हुआ, 9 मई को क्या हुआ, 26 को क्या हुआ, असीरान है जो कि इन केसेस की, जाली केसेस की वजह से अंदर है, उनकी फैमिलीज है, उनका लाइवलीहुड है। बहुत से लोग इन्हीं चीजों की वजह से, इन्हीं 2 डेट्स की वजह से इस वक्त तक बहुत सख्त अजियत में है, मगर डटे हुए हैं, मगर खड़े हुए हैं। तो इसलिए प्रायोरिटी खान साहब की यही है। आपको याद होगा जब पहले 3 आदाब दिए गए थे, उस वक्त भी उनमें जब खान साहब ने बाद में उसको एक्सप्लेन किया तो यही किया कि अगर कोई एक प्रायोरिटी वाइज जाता है तो यही है कि असीरान की रिहाई, और क्योंकि ये दिस इज समथिंग व्हिच कैन बी डन वेरी इजीली। अगर बातचीत नहीं होती तो पार्टी और खान साहब के पास क्या ऑप्शंस हैं? पुरअमन एहतजाज, आईनी हक ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस, और आवाज उठाते रहेंगे, अदालतों में लड़ेंगे, वकला अपनी फाइट करेंगे अदालतों में। वी बिलीव इन रूल ऑफ लॉ, वी आर नॉट अ मिलिटेंट पार्टी एज गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू पोर्ट्रे। गवर्नमेंट की हत्तुल वसा कोशिश, जो मज़का खेश कोशिश थी कि सानू दहशतगर्द या इंतसारी बढ़ा के पेश करेंगे, जो कर रहे ना क्लाउन्स ने इस किस्म की हरकत कर रहे, बट वो नाकाम हुई है। तो हम अपनी वो एक जो आईनी हक है उसको एक्सरसाइज करते रहेंगे पुरअमन तरीके से। और शेख साहब, एक रिलेटेड मामला जाते जाते मैं आपसे पूछ लूं, क्योंकि कल से इस पर भी कुछ बात हो रही है। ये जो अमरीकी पाबंदियां कुछ पाकिस्तान की कंपनीज के ऊपर जो है वो लगी हैं, पीटीआई अमेरिका जो है उनकी तरफ से जो है वो कुछ बयानात आए, उन्होंने इसको सराहा है, लेकिन यहाँ की जो लीडरशिप है उसने अभी तक डिस्टेंस जो है वो रखा हुआ है। तो आप क्योंकि मरकजी सेक्रेटरी इतलात है, इसलिए मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि पार्टी का इस पर ऑफिशियल वर्जन जो है वो क्या है? अगर देखिए सर, गल मैं तो दस्ता गल है कि हुकूमत वक्त जो है उसकी नालायकी, हुकूमत वक्त का निकम्मापना, यहाँ बैठ के वजीर दिफा जो है वो जुत्ते मारा है खड़ा होके ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस। वहां वो आपका डिप्टी प्राइम मिनिस्टर जो फॉरेन अफेयर्स को डील कर रहा है, वो सेनेट में कोई और तकरीरें कर रहा है। मेरे ख्याल में ये इन लोगों की, वजीर आजम की, इनकी नाकामी है और इनको जवाब देना चाहिए। ये हुकूमत वक्त है, ये बताएंगे क्या हुआ है। वजीर आजम का जवाब आया आपको? वजीर आजम का बयान देखा आपने? वो बिलावल भुट्टो का बयान देखा आपने? बताएं मुझे, तो ये देना जवाब। ठीक है, राइट। बहुत शुक्रिया। शेख वकास अकरम साहब हमारे साथ मौजूद थे, बात कर रहे थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मौक़िफ़ के हवाले से, इन इश्यूज के ऊपर। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल कर रहे हैं, वापस आ रहे इस ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। दीनी मदारिस बिल के मामले पर सरबराह JUI मौलाना फजल रहमान ने आज वजीर आजम से मुलाकात के बाद कहा कि वजीर आजम शहबाज शरीफ ने मुस्बत जवाब दिया है। उनसे दरख्वास्त की है आइन और कानून के मुताबिक फौरी तौर पर अमली इकदाम करें। उम्मीद है हमारे मुतालबे के मुताबिक आईनी तौर पर अमली इकदाम होगा। उनका यह कहना था कि मदारिस बिल के मामले पर हमने अपना मौक़िफ़ दोहराया है। बिल पास होने के बाद अब एक्ट बन चुका है। अगर सदर ने बिल पर एतराज करना था तो वो पहले ही हो चुका है। एतराज पर स्पीकर का जवाब आने और आईनी मुद्दत गुजरने के बाद एतराज नहीं बनता। उम्मीद है हमारे मुतालबे के मुताबिक आईनी तौर पर इक़दामात होंगे। दोनों ऐवानों से बिल मंजूर हो जाने के बाद अब वो एक्ट बन चुका है। अगर सदर साहब ने उस पर एतराज करना है तो एक एतराज हो चुका और उसका आइन, कानून और रूल्स के मुताबिक स्पीकर साहब ने इस्लाह करके जवाब भी दे दिया। उसके बाद जो दूसरा एतराज उन्होंने भेजा तो एक तो दूसरा एतराज आईनी तौर पर बनता नहीं है। अब देखें अमली इक़दाम इंशाअल्लाह हमें उम्मीद है कि वो हमारे मुतालबे के मुताबिक आएगी। एक आध दिन के अंदर हम इस हवाले से भी खुशखबरी सुनेंगे और हमारा मुतालबा तस्लीम किया जाएगा। इससे पहले आज हुकूमत और JUI के दरमियान वफूद की सतह पर मदारिस बिल के मामले पर वजीर आजम हाउस में बैठक भी हुई, जिसमें वजीर आजम शहबाज शरीफ ने JUI को तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी कराई थी, जबकि वजीर आजम ने मामलात को जल्द हल करने की हिदायत भी की थी। अब ये जो मामला है ये क्या हल हो गया है? क्या हुकूमत मौलाना फजल रहमान के मुतालबात तस्लीम करने जा रही है? इस पर प्रोग्राम में बात होगी। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब JUI वो इस वक्त मेरे साथ मौजूद है, उनसे इस हवाले से मजीद जानते हैं। कामरान मुर्तज़ा साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कामरान मुर्तज़ा साहब, ये आज आपकी मुलाकात हुई और अभी तक तो है कि बहुत अच्छी रही, लेकिन क्या बात हुई? आपने वजीर आजम से क्या कहा, उन्होंने आप लोगों से क्या कहा? क्योंकि हमारे तो जो मामला थे मौलाना साहब ने बताए, वज़ीर आज़म उनके इल्म में लाए और उनको पहले भी खैर इल्म था, तो मस्बत है सारी बात। आप इसको कहने की मस्बत है, एक दो दिन में कोई शायद ब्रेक थ्रू हो जाए। उन्होंने डायरेक्शंस तो दी है लॉ डिपार्टमेंट को कि आगे जो कानून कहता है उसके मुताबिक चले। वो हमने अपनी बात उनके सामने रखी है और इंशाअल्लाह ताला हम उम्मीद करते हैं कि बेहतर नतीजे आएंगे। अच्छा, लेकिन ये मामलात तो काफी दिनों से थे और हुकूमत यही कह रही है, आपको यकीन दहानियां भी कराई जा रही थी, इवन फ्लोर ऑफ द हाउस पे भी यही कहा गया था कि कानून के मुताबिक मामलात को देखा जाएगा, आगे बढ़ा जाएगा। तो आपके ख्याल में इसमें इतना वक्त क्यों लग रहा था और ये तवालत क्यों इख्तियार कर गया मामला? उन्होंने बुलवाया था अपना प्राइम मिनिस्टर साहब ने, और आप इसको मस्बत प्लस कर लीजिए चलिए। अच्छा, मस्बत प्लस कह सकते हैं इस मुलाकात को, लेकिन अभी यकीन दहानी हुई है कि आपके मौक़िफ़ के मुताबिक ही ये मामला हल होगा। अल्लाह पाक खैर करेंगे इंशाल्लाह। उम्मीद हम रखते हैं अच्छे की, आप भी अच्छे की उम्मीद रखिए। देखते हैं फिर उसके बाद मंडे तक अल्लाह पाक करेंगे, कोई बेहतरी की उम्मीद है, क्योंकि उसके बाद वर्किंग डे नहीं है। अच्छा, ठीक। अच्छा, अब दूसरा मामला जिस पर आपसे बात करनी है वो मुज़ाकरात वाला है। ये जो हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान मुज़ाकरात की बात चल रही है, स्पीकर कोशिश कर रहे हैं। आपके ख्याल में कुछ प्रॉस्पेक्ट्स हैं स्पीकर की इस कोशिश के, या मुज़ाकरात के लिए वो बिठा सकते हैं दोनों को? होनी चाहिए, इस पे तो कोई दो राय नहीं है, लाजमी होनी चाहिए, क्योंकि ये मुल्क के मफाद में है। हो सकती है तो दोनों अफ्रीकन को कुछ ना कुछ अपने अंदर स्पेस जो है वो देनी पड़ेगी, और स्पीकर उसके लिए बेहतर फोरम हो सकता है, स्पीकर ऑफिस या उनका घर। हमने तो ये यहाँ तक भी कह दिया था कि हम भी जो है ना फैसिलिटेट करने के लिए तैयार है, अगर दोनों फरीक चाहे तो। अगर उनके दिल चाहे फिर तो इसमें ये बात भी मुमकिन है, ताकि मुल्क में ये मामला, ये टेंस माहौल जो है वो ठीक हो। ठीक है, और JUI क्या किरदार या किस तरह का किरदार अदा कर सकती है? देखिए, सियासत में कोई ऐसी बात नहीं होती जिसकी राह ना निकल सके, तो इंशाल्लाह राह निकल सकती है। हम फैसिलिटेट करने के लिए तैयार हैं। अब वो फिर दोनों पार्टियां बताएं कि वो फैसिलिटेशन किस तरह की हो सकती है, क्या उनकी डिमांड है, मगर अगर वो चाहे तो अगर वो स्पीकर से ऑफिस को करना चाहे तो स्पीकर ऑफिस को इस्तेमाल करें। उसमें भी जो है ना वो भी उनका एक इंडिपेंडेंट रोल होता है। इसमें महमूद खान असिक्ज़ी साहब का भी किरदार हो सकता है, उनके लिए जो है ना वो भी मुमकिन है।
मगर वो डिपेंड करता है कि दोनों पार्टियां जो है ना वो उन किसके रोल को जो है ना वो एक्सेप्ट करती हैं और फिर आगे बढ़ती हैं या कहाँ पे उनको कन्वीनियंट फील होता है। अच्छा, लेकिन ये जो तहरीक इंसाफ के दो मुतालबात हैं, एक तो लोगों की रिहाई का, केसेस का, और दूसरा जुडिशल कमीशन का, आपको लगता है इन दोनों मामलों पर हुकूमत कोई लचक दिखा सकती है या उसे दिखानी चाहिए? वैसे तो सिविल नाफरमानी तो वो कभी अपने मुल्क के अपने हुक्मरानों के खिलाफ कभी कामयाब नहीं हुई है और ना हो सकती है। ठीक है जी, इसीलिए जो है वो खाली इसको आप धमकी के तौर पे तो यूज कर सकते हैं, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं हो सकता। तो ये उधार मांग के शर्मिंदा होने वाली बात है, ना करें तो बेहतर है। और बाकी रह गया कि हुकूमत जो है ना वो जुडिशल कमीशन के हवाले से, जुडिशल कमीशन भी जो है ना, जुडिशल कमीशन जो है वो उसने आज तक जितने भी इस मुल्क में बने हैं कभी कोई मामला उसकी वजह से हल हुआ है? आंसर है कि नहीं। आपने बनाना है, यकीनन दोनों मामला पे पार्लिमानी कमीशन बना दें। मैं ये सजेस्ट करता हूँ पार्लिमानी कमीशन बना दें, पॉलिटिकल पार्टीज को इन्वॉल्व कर दें, उसको तमाम पार्टीज जो अपोजिशन की हैं या ट्रेजरी साइड की हैं उनका एक एक मेंबर करके और उसमें कोई पार्लिमानी कमीशन बना दे। दोनों मामला जिसके बारे में पीटीआई की डिमांड है और उनके बारे में उनकी राय आ जाए। आपने सियासी तौर पे जो है इस नतीजे पे पहुंचना है कि किस फरीक ने ज्यादती की है, तो सियासी तौर पे जो है ना वो सियासी लोग ज्यादा बेहतर बता पाएंगे। रहेगा जुडिशल कमीशन, जुडिशल कमीशन तो वो गवर्नमेंट में एग्री विद द रिपोर्ट, गवर्नमेंट में नॉट एग्री विद द रिपोर्ट, इवन एग्री करे तो फिर क्या होगा? फिर सिफारिशात आ जाएंगी कि जी अच्छा फिर आइंदा ऐसा किया जाएगा। उसका बाइंडिंग इफेक्ट क्या होगा ये बता दे पीटीआई, बिल्कुल वो हम उनके साथ चलेंगे, मगर उससे मसला हल नहीं होगा। उससे बेहतर जो है वो पार्लिमानी कमीशन। अच्छा, ठीक है। और ये जो कौमी हुकूमत की तजावीज या बातें हो रही हैं, इस पर जो है वो जेयूआई इन तजावीज को किस तरह से देखती है? देखिए, जाती तौर पे तो ये तजवीज़ें आई हैं ना, बस जातों के हवाले से, यानी इंडिविजुअल जो है ना वो इस तजवीज को जो है ना वो करते रहे और सारे लोग जो भी ये कहते रहे उनके दिल में शायद ये है कि मामला हल हो। मैंने खुद भी एक आध प्रोग्राम में कहा है, मगर उसमें पार्टी के लेवल पे जो है ना ये बात कोई ना डिबेट हुई है ना कोई पार्टी का ये मौक़िफ़ है। जब कभी मौक़िफ़ कोई आएगा दोनों तरीकों की तरफ से तो फिर पार्टी उस पर राय देगी। हम कभी जात के हवाले से भी जो है ना कोई राय दे देते हैं कि ये भी एक हल है, फिर देखते हैं कि उसके ऊपर रिस्पांस क्या आता है। तो कोई ऐसा ज्यादा पॉजिटिव रिस्पांस इस बात पर नहीं आया। अगर जो पॉजिटिव रिस्पांस आएगा तो तीन इसके जो है ना मेरा ख्याल है कार्नर होंगे, एक तो मौजूदा हुकूमत, एक जो एस्टेब्लिशमेंट और तीसरा जो है वो पीटीआई, और बल्कि चार आप कह लीजिए बाकी रिमेनिंग पॉलिटिकल पार्टीज जो है। तो फिर वो इस सब के दरमियान ये डायलॉग होगा तो देन जो है ना कोई इसकी शक्ल मुमकिन तौर पर बन सकती है। मगर ये एक इसके ऊपर सिटिंग गवर्नमेंट राजी होगी, एस्टेब्लिशमेंट राजी होगी, पीटीआई राजी होगी, ये सवालात तो है ना जी। ठीक है, राइट, बहुत शुक्रिया। कामरान मुर्तजा साहब हमारे साथ मौजूद थे और सेनेटर कामरान मुर्तजा बात कर रहे थे पहले मदरसा बिल पर और फिर मुज़ाकरात के मामले पर। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल कर रहे हैं, वापस आते हैं तो कुछ और खबरों पर बात होगी। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हुकूमत मईशत में बेहतरी के मुसलसल दावे कर रही है, लेकिन सियासी अदम इस्तेहकाम उसके लिए अभी एक बड़ा चैलेंज है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने मुतालबात की मंजूरी के लिए इतवार तक की डेडलाइन दे रखी है, जबकि हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान मुज़ाकरात के मामले पर भी दोनों तरफ से इल्जामात का सिलसिला बदस्तूर जारी है। लेकिन जो मईशत है उस हवाले से कुछ अहम पेशरफ्त हो रही है। एक तरफ तो हुकूमत कोशिश कर रही है कि टैक्स फाइलर्स की तादाद को बढ़ाया जाए। हुकूमत ने नॉन फाइलर्स के लिए मजीद सख्त इकदाम करने के लिए टैक्स कवानीन में तरमीम की तैयारी शुरू कर दी है, जिसके तहत नॉन फाइलर्स पर मुख्तलिफ मजीद पाबंदियां आयद की जा रही हैं। टैक्स लॉ तरमीमी बिल 2024-25 कौमी असम्बली में पेश कर दिया गया, जबकि सेनेट इजलास में भी वफाकी वजीर कानून आजम नजीर तारड़ ने यह बिल पेश किया और इसके मुताबिक नॉन फाइलर ना तो बड़ी गाड़ी खरीद सकेंगे और ना ही जायदाद। इसके अलावा भी सख्त इकदाम तजवीज किए गए हैं। इस बिल को मजीद गौर ख्वाज और तजावीज के लिए फाइनेंस कमेटी के सुपुर्द कर दिया गया है। अब कमेटी इस बिल का तफसीली जायजा लेकर अपनी सिफारिशात पेश करेगी। ये जो मईशत में बेहतरी के दावे हैं, ये गुजरे साल हमने देखा जारी रहे, एक सिलसिला
चलता रहा? क्या मौशी मामलात के हवाले से वाकई बेहतरी आ रही है? हुकूमत तसलसल के साथ इक़दाम जारी रख पाएगी या नहीं? और ये जो गुजरा साल है ये मईशत के लिए जो है वो कैसा रहा? प्रोग्राम में इस हिस्से में इस पर बात होगी और रहनुमा अवाम पाकिस्तान पार्टी और साबिक वजीर खजाना मिफ्ताह साहब इस वक्त मेरे साथ मौजूद है, उनसे इन दोनों हवालों से बात करते हैं। मिफ्ताह इस्माइल साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले तो मैं जरा चाहता हूं ये मुज़ाकरात वाले मामले पर बात हो जाए, फिर हम ये जो मईशत से जुड़े सवाल हैं उन पर आते हैं। तो ये जो मिफ्ताह इस्माइल साहब, ये जो मुज़ाकरात वाली बात चल रही है, आपके ख्याल में कोई फायदा होगा इससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, हुकूमत को? देखिए, जितनी देर तक ये बातें कर रहे हैं इतनी देर में कम से कम कुछ धरने नहीं होंगे, कुछ मारामारी नहीं होगी, कुछ लोगों के घरों पे रेड नहीं पड़ेंगे, तो वो तो अच्छी बात है कि अगर कुछ बातचीत से कुछ हल निकल सकता है। तो पीटीआई की सियासत अब तक ऐसी रही है कि उसने हुकूमत को और मुक़्तदरा को और करीब कर दिया है, लेकिन जब तक कि थोड़ी सी इनके अंदर डिस्टेंस नहीं होगा, मेरे ख्याल से पीटीआई को कोई इसमें से ब्रेक थ्रू नहीं मिलेगा। लेकिन अगर ये शायद सोचें कि यार कहीं ना कहीं इसका हल निकालना ही है, तो इसका हल एक ही है रहमान भाई, वो ये है कि जमहूरियत के अंदर आपको जमहूर की राय के पास जाना देना पड़ेगी। तो आपको कभी ना कभी इलेक्शन की तरफ जाना पड़ेगा, चाहे साल में चले जाओ, चाहे 2 साल में चले जाओ। इसके दरमियान आप एक ऐसी पॉसिबिलिटी कर सकते हैं कि इस किस्म की हुकूमत ले आए जिसमें ये सब शामिल हो, और फिर आप एक इस किस्म का ईसीपी ले आए जिसमें सबका कॉन्फिडेंस हो, और वो आपको एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन दे दे। ठीक, लेकिन अब ये ऐसा जो ऐसा सेटअप आएगा, ये कौमी हुकूमत ही इसको कहा जाए, तो कौमी हुकूमत जो है वो क्या इससे जो है वो फायदा होगा? क्या वो मामलात को चला लेगी अभी इस तरह से, जितनी पोलराइजेशन है, जिस तरह से मामलात हैं? देखिए, आज मौलाना फजलुर रहमान साहब के ऊपर भी एक बड़ा अच्छा आर्टिकल लिखा गया था, और जिस किस्म की बातें आजकल हो रही हैं, तो ये मुमकिन है कि एक मौलाना साहब जैसा न्यूट्रल आदमी जो है वो पीटीआई को भी साथ लेके चले, पीएमएलएन को भी और पीपल्स पार्टी को भी, सब उसके ऊपर थोड़ा थोड़ा इतबार कर लें, पूरा तो कोई भी नहीं करेगा, और फिर वो इनकी मुश्तरका काबीना को लेकर चले और उसके बाद 1-1.5 साल में इलेक्शन करा दे, और उसके बाद फिर जिसकी आवाम की जो राय है वो फिर मानी जाए। अच्छा, तो आप ये कह रहे हैं कि मौलाना फजलुर रहमान एक ऐसे जो है वो शख्स हो सकते हैं जो बतौर निगरान वजीर आजम आ सकते हैं, या सबको साथ लेकर चल सकते हैं ऐसे किसी सेटअप में? मौलाना की देखें, ये बात तो मानने की है कि आज पाकिस्तान में मौलाना के कद का सियासतदान बहुत कम है, अगर कोई है तो मौलाना का कद काट तो ऐसा है कि वो वजीर आजम बन सकते हैं। 2-4 ऐसे लोग हैं जिनको आप ला सकते हैं, जिसके अंदर से आप किसी एक को वजीर आजम बनाएं 1-1.5 साल के लिए, और फिर उसके बाद इलेक्शन करवाएं। अच्छा, ठीक है। अब जरा कुछ मौशी मामलात पर बात कर लेते हैं। एक बड़ा इशू, बड़ा चैलेंज हुकूमत के सामने पीआई की निजकारी का है। आपको होती हुई नजर आ रही है पीआई की निजकारी आने वाले दिनों में? देखिए, चैलेंज कोई भी नहीं था, पीआई की निजकारी हो सकती थी, लेकिन हुकूमत की नीयत ही नहीं थी। और अगर नीयत होती तो जो आज भी कर रहे हैं, अब जो इन्होंने किया है फेल होने के बाद, कि वो जो टैक्स का जो पैसे देने थे वो कहा हम खुद दे देंगे, जो सिविल एविएशन के पीआई के पिछले 20 साल के ड्यूज थे बोला हम खुद दे देंगे, तो वो पहले भी कर सकते थे, तो उस वक्त बेड आ जाती। अब जो है वो लोग चले गए हैं, हुकूमत की उस वक्त नीयत कोई भी नहीं थी, इसलिए इन्होंने वो ब्लू वर्ल्ड को रखा था, क्योंकि उनको पता था कि बाकी सब चले जाएंगे हमारी अनरीजनेबल बातों से जो ये चाह रहे थे, तो कम से कम एक कहने को हो जाए कि एक आदमी तो ठहरा था। लेकिन अब ये कोशिश जारी है। मैंने सुना है कि अंदर खाने जो है वो प्राइवेट लोगों को अप्रोच किया जा रहा है कि यार प्लीज तुम लोग वापस आ जाओ, तो देखो क्या होता है। अच्छा, ठीक है। और दूसरा मामला स्टॉक मार्केट का, जिस पर मैं आपकी राय चाहता हूं, क्योंकि ये जो हमने आखिर में तेजी देखी, हुकूमत ये कहती है कि ये एक इशारा है मुआशी इस्तेहकाम का और हमारा इसमें बड़ा किरदार है, तो आपको लगता है स्टॉक मार्केट का जो ट्रेंड है इसमें तेजी का, ये आगे भी बरकरार रहेगा? देखिए रहमान भाई, 2 दिन पहले स्टॉक मार्केट 3000 पॉइंट गिर गई, कल जो है गुज़िश्ता कल 4500 पॉइंट गिर गई, आज 2800 पॉइंट चढ़ गई। तो मार्केटें तो ऊपर नीचे होती रहती हैं, हुकूमत का इसमें कोई काम नहीं है। लेकिन क्योंकि शरह सूद कम हुई है, और शरह सूद इसलिए कम हुई है कि अफराद ज़र कम हुआ, और वो इसलिए कम हुआ है कि दुनिया भर में तेल सस्ता हुआ है, हुकूमत ने तो कोई काम नहीं किया इस पर। लेकिन क्योंकि शरह सूद कम हुआ है तो मार्केट ऊपर चली गई है, और मुझे कोई इस वक्त कोई ऐसी वजह नजर नहीं आ रही कि जिसकी वजह से ये मार्केटें नीचे जाएं। मेरी तो उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला मार्केटें यहीं रहेंगी या इससे ऊपर जाएंगी।
अच्छा, और ये जो नॉन फाइलर्स है इसके हवाले से हुकूमत अब एक बिल भी ले आई है, सख्त इक़दामात का ऐलान किया है। आपके ख्याल में यही अप्रोच होनी चाहिए? देखिए, ये जो इन्होंने आज फैसला फरमाया है कि जो जिसके पास जो रजिस्टर्ड नहीं होंगे टैक्स के अंदर, वो उनको हम अकाउंट्स नहीं खोलने देंगे, उनको हम गाड़ी नहीं खरीदने देंगे और उनको घर नहीं खरीदने देंगे। ये फैसला गाड़ी और घर का तो मैंने और शायद अब्बासी ने 2017 में किया था, तो इस पर तो चलो देर आए दुरुस्त आए। और ये मैं समझता हूं कि ये ऐसा इक़दाम है कि इस थोड़ा सा गहरा टाइट करें आप उन लोगों के ऊपर जो कि टैक्स में रजिस्टर्ड नहीं है। जो बाकी बातें हैं वो ये हैं कि एफबीआर चाहता होगा या वजीर खजाना चाहते होंगे कि ये चीज़ें जो है वो बेहतर हो जाएं, लेकिन जब भी वो जिसको कहते हैं ना कि व्हेन द रबर हिट्स द रोड, तो उस वक्त वजीर आजम साहब जो है ये चीज़ें रुकवा देते हैं। इसीलिए वजीर आजम साहब ने दुकानदारों पर टैक्स नहीं लगने दिया, इसीलिए वजीर आजम साहब ने पेंशन रिफॉर्म्स नहीं होने दी, इसीलिए आपने बात की थी, IMF को वादा किया था कि नेशनल फाइनेंस पैक्ट बनाएंगे, नहीं बनाया। आपने कहा था कि हम कुछ वजारतें डिवॉल्व करेंगे, नहीं की। आपने कहा था हम कुछ वजारतें खत्म करेंगे, नहीं की। आपने कहा था हम एग्रीकल्चर टैक्स लगाएंगे, नहीं लगा सके। तो ये वजीर आजम साहब अपनी सियासी तरजीहात को आगे ले आते हैं और कोई भी माशी इस्लाहात नहीं होने देते। उनका सिर्फ मकसद जो है वो अपनी कुर्सी बचाना है, उनका मकसद अवाम की खिदमत करना बिल्कुल नहीं है। ठीक है, और 10 सालों में ये जो अकाउंट सरप्लस है ये सबसे ज्यादा है। आपको लगता है ये भी आशारिये जो है वो जाहिर कर रहे हैं कि मईशत की जो सिमत है वो दुरुस्त है? इसके अंदर अगर आप जरा सा देखें तो दो बातें नजर आती हैं। एक बात ये नजर आती है कि आपका जो बरामदात है वो 4% से बड़ी है। इसका मतलब ये है कि 18 साल में आप अपनी बरामदात इसी स्पीड पे चलते रहे तो 18 साल में अपनी बरामदात डबल कर देंगे, जबकि हुकूमत की कोशिश ये है कि अगले 3 साल में डबल हो जाए। तो 3 साल में डबल करने के लिए आपको 24% ग्रोथ चाहिए, 4% नहीं चाहिए। दूसरा जो एस्पेक्ट है वो ये है कि आपकी दरामदात जो है उसमें 7% कमी आई है। एक्चुअली दरामदात का ताल्लुक जो है वो मईशत की रफ्तार से होता है, और क्योंकि इस मईशत के अंदर खपत कम हो गई है, रफ्तार स्लो हो गई है, तो आपकी दरामदात भी कम हो गई। दरामदात कम होना इज नॉट हेल्दी। जो आइडियली हमको चीज चाहिए वो ये कि दरामदात भी बढ़ रही हो लेकिन बरामदात बहुत तेजी से बढ़ रही हो और उसके बाद जाके हमको थोड़ा सा सरप्लस हो, वो चीज ज्यादा बेहतर है। लेकिन यहाँ पे बरामदात बहुत स्लो है और दरामदात नेगेटिव है। ठीक है, और ये जो इंटरेस्ट रेट कम हुआ है, हमारी जो मईशत थी वो एक रिसेशन में थी, बहुत स्लो जो है वो ग्रोथ थी। अब आपको लगता है कि ये ग्रोथ जो है वो थोड़ा बढ़ेगी, इकोनॉमी जो है वो अब उस तरफ जा रही है? रहमान भाई, पिछले 3 सालों में पाकिस्तान में औसत जो ग्रोथ आई है वो 1.7% आई है, जबकि आबादी हमारी 2.4% से बढ़ी है। तो हर साल जो है वो पाकिस्तानी औसतन 0.7% से करीब हुआ है। मिडिल क्लास उससे तेजी से करीब हुआ है, इसलिए कुव्वत खरीद कम हो चुकी है आज। गो के अफरात ज़र में कमी आई है। जाहिर है कि इसका ये मतलब नहीं है कि महंगाई में कमी आई है, महंगाई तो बढ़ रही है लेकिन जिस तेजी से बढ़ रही थी उस तेजी से नहीं बढ़ रही, उस रफ्तार में कमी आई है। लेकिन कुव्वत खरीद में कमी आ गई है पिछले 3 साल में। इस साल अल्लाह ने चाहा तो हम वहां तक ग्रो कर लेंगे कि जितनी हमारी आबादी बढ़ती है तो शायद हम मजीद गरीब ना हो। इसके ऊपर मुझे ग्रोथ नजर इस साल नहीं आ रही। अल्लाह करे अगला साल जो है, अगला माली साल जो है वो बेहतर हो। लेकिन अभी जब आपके टैक्स रेट्स इतने ज्यादा हैं, आपका तनख्वाहदार तबके के ऊपर 38%, बिजनेसेस के ऊपर 49% और कंपनीज के ऊपर 59% टैक्स हो, अगर आपकी बिजली खित्ते में सबसे महंगी हो और हम पल्ला ममालिक में सबसे महंगी हो, गैस भी इसी तरह हो, तो दुनिया से आपके पास सरमायाकारी भी नहीं आती और पाकिस्तान में भी लोग सरमायाकारी नहीं करते। तो जब तक कि आप ये वाले इशारे मुस्बत नहीं करते और इन एरियाज में काम नहीं करते, मुझे नहीं लगता कि बहुत सरमायाकारी आएगी या बहुत मईशत फैलेगी। लेकिन अल्लाह ताला से उम्मीद कर सकता है। ठीक है, और लास्टली एक बड़ा मामला कॉस्ट ऑफ एनर्जी का रहा। हुकूमत ने कहा कि हमने IPPs के साथ रीनेगोशिएट किया है, अभी भी कर रहे हैं, आज की भी खबर है। तो ये IMF के होते हुए आपको लगता है कि अगले आने वाले सालों में ये जो कॉस्ट ऑफ एनर्जी है, ये तवानाई की जो कीमतें हैं, क्या अब ये नीचे आएंगी या नहीं? मैं तो ये जानना चाहता हूं कि अगर हुकूमत ने ये जो IPPs से रीनेगोशिएट किया है तो जो 2100 अरब रुपया हमको देना था जो सर्कुलर जो कैपेसिटी पेमेंट में, उसमें से कितने पैसे कम हो गए, नंबर 1। और नंबर 2, हमारे बिलों में कब कमी आएगी? हमारे बिल तो वही तेजी से बढ़ रहे हैं।
हमारे बिल तो वही हाई हैं। तो अगर हुकूमत ने कोई सर्कुलर डेट, मतलब हुकूमत ने अगर कोई कैपेसिटी पेमेंट में कमी आई है, तो उसका फायदा कब होगा आवाम को? जी, आप तो ये कह रहे हैं, तो हमें बताएं तो सही कि कितने रुपए कम हुए हैं, कितने रुपए इस साल कम होंगे कैपेसिटी पेमेंट्स के, और उसमें बिलों में क्यों नहीं कमी आ रही? अगर ये काम सही हो रहा है तो फिर बिलों में भी कमी आनी चाहिए। ठीक है, राइट, बहुत शुक्रिया। मिफ्ता इस्माइल साहब हमारे साथ मौजूद थे और बात कर रहे थे ये जो नए कवानीन आए हैं और ओवरऑल मैशत की जो सूरत हाल है उस पर गुफ्तगू कर रहे थे। साबिक वज़ीर ख़जाना। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल कर रहा हूँ, वापस आ रहे हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली मीन गंडापुर की ज़ेर सदारत एपेक्स कमेटी का खुसूसी इजलास और जिला कुरम में तमाम बंकर्स के खात्मे और जिले को असलहे से पाक करने का फैसला किया गया, जबकि वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने भी आज इस सिलसिले में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली मीन गंडापुर से मुलाकात की। ताहम दूसरी जानिब पारा चनार में भी रास्तों की मुसलसल बंदिश है और आज जो है वो स्कूल्स भी जो है वो बंद किए गए। तमाम सरकारी और निजी तालीमी इदारे वहां पर बंद हैं। पारा चनार में क्या सिचुएशन है और आज ये जो एपेक्स कमेटी थी इसमें जो है वो क्या बात हुई है, इस मामले के हवाले से हमारे ब्यूरो चीफ शाहिद अजीज साहब इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। उनसे इस हवाले से मजीद बात करते हैं, जानते हैं। शाहिद साहब बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो बताइएगा कि ये जो आज मुलाकात हुई है, एक तो बड़ी खुशाइन बात है कि वज़ीर दाखिला, वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली मीन गंडापुर जो है वो मिलकर बैठे हैं। क्या बात हुई है दोनों में इस हवाले से, और कुरम के मामले पर क्या इकदाम जो है वो करने का सोचा जा रहा है दोनों हुकूमतों की जानिब से? जी देखिए रहमान, बहुत शुक्रिया। देखिए ये जो आपने बात कही है, दोनों जो बड़ों का मिल बैठना था, ये यकीनन एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, क्योंकि आज वज़ीर दाखिला जब आए तो उन्होंने पहले वज़ीर आला से मुलाकात की, तफसीली मुलाकात हुई है, और जो सूबे और मरकज़ के दरमियान जो लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से जो सिचुएशन है, जो दीगर अमूर है, उस पर बड़ी तफसील के साथ बात हुई और इस बात पर इत्तफाक किया गया कि जो सियासत है वो हमारी अपनी अपनी जगह, लेकिन हम सूबे के मफाद में, मुल्क के मफाद में हम इकट्ठे चलेंगे। जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं उन्हें हम मिलकर उन्हें सपोर्ट करेंगे, और जो वो शुहदा हैं वो हम सबके शुहदा हैं। वो ऐसा नहीं है कि मरकज़ के अलग हैं और सूबे के अलग हैं, और बड़ी तफसील के साथ दोनों ने एक दूसरे के साथ ताउन की यकीनदानी कराई, सूबे ने मरकज़ को, मरकज़ ने सूबे को। तो यकीनन ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, और हम ये समझते हैं कि ये जो मुलाकात है ये बहुत पहले हो जानी चाहिए थी, क्योंकि सूबे के जनूबी अजला में सिचुएशन खराब है, कुरम में जो सिचुएशन है वो भी है। तो मुलाकात देर आए दुरुस्त आए के मज़ाक, लेकिन बाहर कैफ की मुलाकात हुई है, अच्छी हुई है, खुशाइंद है। अच्छा, ठीक है। और अब ये जो निगरान कमेटी है और जो ग्रैंड अम जरगा वहां पर जारी है, वो उसके बारे में इतला थी कि गुज़िश्ता रोज भी डेडलॉक रहा, वहां पर क्या पेशरफ्त हो रही है इस मामले के हवाले से? जी देखिए, जो कुरम में जो जरगा है वो तमाम अमायदीन पर मुश्तमिल है, जो दोनों फरीकियान हैं उनके हैं, और उसका जो हेड है वो मिशर इतलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ हैं, और उसमें डेवलपमेंट तो हुई है, लेकिन असल जो मसला है वो आकर अटका हुआ था, एक तो बंकर्स के हवाले से, दूसरा वेपन्स के हवाले से, असले के हवाले से, क्योंकि आप जानती हैं कि ये ट्राइबल एरिया है और फिर एडजेसेंट है अफगानिस्तान के साथ, वहाँ का कल्चर है असला रखना। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि सिर्फ लाइट वेपन्स नहीं है उनके पास, बल्कि हैवी वेपन्स हैं, भारी हथियार हैं, और भारी हथियारों का चूंकि वहाँ पर इस्तेमाल होता रहा है, उसी चीज़ को रोकने के लिए आज जो एपेक्स कमेटी का इजलास है उसमें यही फैसला किया गया कि एक तो ये जो भारी हथियार हैं ये उनसे लिए जाएंगे, लाइट वेपन्स भी फिलहाल लिए जाएंगे, और साथ साथ बंकर्स खत्म किए जाएंगे, और इसके लिए उन्हें एक डेडलाइन दी जाएगी फरीकैन को, ताकि वो दोनों इस पर अमल दरामद करें। दोनों एक मुआहदे पे दस्तखत करेंगे, एक मुआहदा होगा, उस मुआहदे पे दस्तखत करेंगे, और फरवरी के स्टार्ट तक इन्होंने ये तमाम असला भी गवर्नमेंट के हवाले करना है, इंतजामिया के साथ साथ इन्होंने बंकर्स भी खत्म करने हैं, और इन्होंने मामलात को पीसफुल रखना है। तभी जो रास्ते हैं, रास्ते तो खोले जा रहे हैं, लेकिन वो रास्ते ये कहा गया है कि अगर हालात खराब हुए तो रास्ते दोबारा भी बंद किए जा सकते हैं। तो मीन्स ये जो कुरम में, जो कोहाट में जो जरगा हो रहा है, बेसिकली ये एक ही सिलसिले की कड़ियां हैं। आज जो एपेक्स कमेटी का इजलास हुआ, यही मामला जो है वो जरगे के सामने रखे जाएंगे, जरगा अप्रूवल देगा, और उसके बाद इसकी इम्प्लीमेंटेशन शुरू हो जाएगी। तो ये सिलसिला यूं ही चलता चला जाएगा।
अच्छा, और ये जो रास्तों की बंदिश है उस हवाले से अब क्या सूरत हाल है, क्योंकि ये आ रहा था कि इसी वजह से वहां पर चीजों की भी किल्लत है, तो इस वक्त इलाके में इस हवाले से क्या सूरत हाल है? जी देखिए, रास्ते तो बंद हैं, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। इस हवाले से आज एपेक्स कमेटी में ये फैसला किया गया कि इंसानी बुनियादों पर हेलीकॉप्टर्स की परवाजें चलाई जाएंगी। उसके लिए फेडरल गवर्नमेंट और सूबाई गवर्नमेंट दोनों अपने हेलीकॉप्टर्स फराहम करेंगे, ताकि वो लोग जिन्हें ज़रूरी आना है, फ़ौरन जाना है, या जिनको पेशेंट्स हैं, तो उन्हें ट्रांसपोर्टेशन उनकी की जा सके। रास्तों को भी सिक्योरिटी एफसी है, पुलिस है, उन्हें लगाकर ये रास्ते आहिस्ता बतदरीज खुलते चले जाएंगे। लेकिन जाहिर है कि ये एक लंबा चौड़ा एरिया है और फिर इसमें टेंशन है। इस पूरे एरिया में कोहाड़ तक अगर आप आए, कुरम से औरकजई, हंगू और ये कोहाड़ तक, ये सारा एरिया फिर आगे दरा आदम खेल, तो ये पेशावर का जो मतनी एरिया है वहां तक ये तमाम मामला चलते चले आते हैं। तो इसलिए ये मामला को उन्होंने कहा है कि आपने खुद अपना किरदार अदा करना है और इलाके में माहौल को पुरअमन बनाना है, ताकि माहौल पुरअमन होगा तभी ये रास्ते खुले रहेंगे। अगर माहौल में टेंशन आती है, अगर आप लोग दोबारा आपस में इश्यूज पैदा करते हैं, तो फिर तो रास्ते दोबारा बंद होंगे। लेकिन बारकैब इस वक्त बंद हैं और इसी वजह से आज वहाँ कुरम में तालीमी इदारों को बंद किया गया है इस वजह से, और दीगर मामला भी हैं। यकीनन मेडिसिन का इशू था, लेकिन वो तो हेलीकॉप्टर्स के जरिए वहाँ भिजवाई जाती रही हैं। आज पंजाब गवर्नमेंट ने भी भिजवाई हैं, केपी गवर्नमेंट ने भी भिजवाई हैं। साथ साथ जो दीगर सामान है वो भी हेलीकॉप्टर्स के जरिए वहाँ पे पहुँचाया गया। लेकिन डेफिनेटली वो रूटीन की सूरत हाल नहीं है, ना ही मामूल के हालात हैं, हालात गैर मामूली हैं। तो गैर मामूली हालात के हवाले से गवर्नमेंट, केपी गवर्नमेंट ने ये भी एक फैसला किया है कि वहाँ पे चूंकि आटा फ्लोर मिले आटा नहीं बना पा रही, गंदम से नहीं पिसाई कर पा रही, तो उन्हें वो सब्सिडाइज नरखों पर 2800 रुपए मन के हिसाब से वो गंदम की फराहमी कर रहे हैं, ताकि लोग अपने घरों में गंदम की पिसाई, उनके पास हर घर में एक सिस्टम होता है, तो घरों में गंदम की पिसाई करके वो अपने लिए खुराक का और दीगर इंतजाम करे। तो मामलात में अगर दोनों फ्रीकैन एग्री हुए और उन्होंने सिक्योरिटी फोर्सेज इंतजामिया के साथ ताउन किया, तो मेरे ख्याल में मामलात बेहतर होते चले जाएंगे। जी अच्छा, और ये जो डी वेपनाइजेशन है, इस पर पहले भी बहुत बात होती रही है, इसमें आपको क्या लगता है, क्या जरगा या हुकूमत पर उम्मीद है कि डी वेपनाइजेशन की जो कैंपेन है, जिसके लिए आपने कहा कि फरवरी के आगाज तक का जो है वो कोई तजवीज है कि टाइम होगा, तो क्या ये जो है वो इस पर आमादा हो जाएंगे दोनों इतराफ के? देखिए रहमान, ये एक मुश्किल सवाल है, और ये ख़ुसूसन जब हम जो असवाइल फाटा है या साबका कबायली इलाका जाते हैं, अगर हम उनकी बात करें तो उनके हवाले से यकीनन ये एक मुश्किल सवाल ज़रूर है, क्योंकि वहाँ पे असला है और लोगों के पास है, हर घर में है। लेकिन यहाँ पे जो फ्रीकैन है वो मुआहदे पर दस्तखत करेंगे, और वो दस्तखत में ये इस बात को एग्री करेंगे कि वो अपने बंकर्स, जो निजी तौर पे बंकर्स उन्होंने बनाए हुए हैं, वो भी ख़त्म करेंगे, और असला जो है वो भी इंतजामिया के और गवर्नमेंट के हवाले करेंगे। तो जब वो दस्तखत कर देंगे और उनके मशरान या बड़े जो हैं दोनों फ्रीकैन के वो दस्तखत करेंगे, तो डेफिनेटली फिर ये आगे उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनेगी कि वो अपने जो भी उनके ग्रुप हैं वो उन्हें उनसे बात करें और उनसे असला लेकर इंतजामिया के और गवर्नमेंट के हवाले करें, ताकि वहाँ पे सिचुएशन नॉर्मल हो सके। क्योंकि अगर असला हवाले नहीं किया जाता, डी वेपनाइजेशन नहीं की जाती, तो इन दैट केस फिर तो मुश्किलात रहेंगी, फिर मुश्किलात होंगी। और आप देखिए कि जो सूबाई काबीना थी खैबर पख्तूनख्वा की, उसने भी यही फैसला किया था कि बंकर खत्म करने, असला हवाले करना है, और आज की जो एपेक्स कमेटी उसमें भी ये फैसला किया गया है। लिहाजा ये दो की पॉइंट्स हैं, अगर इन दोनों पे अमल नहीं होगा तो फिर टेंशन रहेगी। टेंशन को रिलीज करने के लिए उन्हें, और लास्टली शाहिद साहब मुझे ये बताइएगा, अब ये जो ताउन होगा, इससे पहले तो हम इल्जामात देखते रहे, अब ये कहा जाता रहा गवर्नर की तरफ से भी कि अमन अमान कायम रखना सूबाई हुकूमत की जिम्मेदारी है, तो अब ये कुछ तय होगा कि मैकेनिज्म क्या होगा अमन अमान को कंट्रोल में रखने के लिए? वफाकी हुकूमत किस तरह की सपोर्ट जो है वो देने को तैयार है सूबाई हुकूमत को? जी मेरे ख्याल में वफाकी वज़ीर दाखिला की आज पेशावर आमद जो है वो इस बात की खमास है कि फेडरल गवर्नमेंट भी तैयार है कि वो सूबे को सपोर्ट करे और वहाँ पे अमन कायम हो पाए। और एफसी जो है, एफसी वो चूंकि फेडरल गवर्नमेंट के कंट्रोल में है, और एफसी जब वहाँ पे डिप्लाई होगी और रास्तों में और इलाके में, तो डेफिनेटली फेडरल गवर्नमेंट और सूबाई हुकूमत सेम पेज पर रहेंगे और दोनों मिलकर मामला को आगे बढ़ाएंगे, और इन्हें मिलकर ही बढ़ाना होगा। क्योंकि अगर कोई एक मरकज सूबे पर या सूबा मरकज पर छोड़ेगा तो तब मामलात मुश्किल हो जाएंगे। मामलात को बेहतर बनाने के लिए इन्हें कदम से कदम मिलाकर चलना पड़ेगा। जी।
राइट, बहुत शुक्रिया शाहिद अजीज, हमारे ब्यूरो चीफ हमारे साथ मौजूद है और कुर्रम में जो इस वक्त सूरत हाल है उस हवाले से आगाह कर रहे थे और उनका कहना था कि ये बड़ी खुशाइन बात है कि वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमत अब जो है वो मिलकर बैठी हैं और ये बड़ी मैसेजिंग है इस हवाले से। जो अमेरिका की तरफ से पाबंदियां लगाई गई हैं पाकिस्तान की कुछ कंपनीज के ऊपर, वो मामला अभी भी मौजूद है। आज उस पर एक पेशरफ्त ये हुई है कि अमरीकी नायब मुशीर बराए कौमी सलामती, उनका यह अब कहना है कि पाकिस्तान जौहरी हथियारों से लैस ऐसे मिसाइल बना रहा है जो जनूबी एशिया से बाहर और अमेरिका को भी अहदाफ का निशाना बना सकते हैं। गैर मुल्की खबर रसा इदारे रॉयटर्स के मुताबिक अमरीकी नायब कौमी सलामती के मुशीर का यह कहना था कि इस्लामाबाद का तर्ज अमल बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम के मकासद के बारे में कई सवालात को जन्म देता है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के इकदामात को अमरीका के लिए उभरते हुए खतरे के अलावा किसी और तरह देखना मुश्किल है। वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता रोज अमरीकी महकमा खारजा ने पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम पर मजीद पाबंदियां आयद करने का ऐलान किया था और अमरीकी महकमा खारजा के मुताबिक पाबंदियों में उन 4 इदारों को निशाना बनाया जा रहा है जिन पर इल्जाम यह है कि वो इस तरह के हथियारों के फैलाव या तरसील में हिस्सा ले रहे हैं। अब पाकिस्तान के दफ्तर खारजा ने अमरीकी पाबंदियों पर रद्दअमल देते हुए गुज़िश्ता रोज भी कहा था कि ये पाबंदियां तासुबाना हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा कि पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक सलाहियतों का मकसद अपनी खुद मुख्तारी का दिफा करना और जनूबी एशिया में अमन और इस्तेहकाम का तहफ़्फ़ुज़ है और पाबंदियों की ताज़ा ये जो किस्त है अमन और सलामती के मकसद से इनराफ करती है। पाकिस्तान का यह भी कहना है कि ये पाकिस्तान का इंडिजिनस प्रोग्राम है, इन पाबंदियों से कोई फर्क नहीं पड़ेगा और पाकिस्तान अपने मिसाइल प्रोग्राम में किसी किस्म की दखल अंदाजी को भी बर्दाश्त नहीं करेगा। लेकिन एक अहम सवाल यह है कि जो आने वाले अमरीकी सदर हैं डोनाल्ड ट्रंप, वो पाकिस्तान के साथ अपने ताल्लुकात को और इन मामलात को किस तरह से देखते हैं। आज के प्रोग्राम से इतना ही। मेजबान रहमान नजर को दीजिए अल्लाह ने के बाद।